प्रोफेसर साहब को अगर नौकरी वापस मिल जाए विद प्रमोशन तो क्या वापसी कर लेंगे अभी जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के? बड़ा रोचक है। पहले तो क्लासरूम में 5 मिनट पहले एंट्री करने वाला मैं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पीछे जासूस लगे हैं, मेरे क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। सही। तो एक एक्स पे ये कि पंडित जी का सवाल है कि आप घोर जातिवादी हो और ब्राह्मणों को गाली देते हो। एक और पंडित जी का ही सवाल है कि आप बार बार इस कहावत का बहुत प्रयोग करते हैं कि अहिर गलेरिया कुर्मी चोर पकड़ के सारे टंगरी तोड़। तो वो कह रहे हैं कि ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये आपकी मनगढ़ंत कहावत है। अच्छा, तो एक ने पूछा है कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं मानते तो भगवान कृष्ण को मानते हैं कि नहीं? देखिए मैं रोटी में गोबर लगा के नहीं खा सकता, हलवा खाने को कहूँगा समाज को। कैंची हवा में चला के पथरी का ऑपरेशन तो करूँगा नहीं। पर्चा बनाने में मुझे कोई यकीन नहीं। आपको गोमूत्र के उसके ताकत का अंदाजा नहीं है। हम मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। एक और पंडित जी कह रहे हैं कि आप फर्जी और झूठी बातें फैलाते हैं। पंडित जी को प्रमाण देना चाहिए, वो सही बात साबित करके मुझे गलत साबित कर दे। खुली चुनौती, 2-4 लाख इनाम दे दूंगा चंदा जुटोर के। अच्छा, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आपका पॉलिटिकल एम है, तो लोग पूछ रहे हैं चुनाव कहाँ से लड़ेंगे अगर आप लड़ना मिला, जिला आजमगढ़ से या कहीं और से? डॉक्टर मोदी जी ओबीसी हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, धारा 370 उन्होंने हटा दिया और विश्व में डंका बज रहा है, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। तो क्या समस्या है आप लोगों को कि एक पिछड़ी जात का नेता इतना चमत्कार कर रहा है, तो और कैसे देखते हैं उनके व्यक्तित्व को? इस वक्त हम पटना में हैं और एक कार्यक्रम के सिलसिले में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी पटना पहुंचे हुए थे, तो मुलाकात हो गई तो जनता के कुछ सवाल थे, तो हमने आज प्रयास किया कि जनता के सवाल लिए जाएं, जो रूटीन सवाल प्रोफेसर साहब से पूछे जाते हैं वो सवाल ना हो, क्योंकि उन सवालों के जवाब तो पिछले कई सालों से दे रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आज जो सवाल है जी, वो जनता के हैं, पत्रकार होने के नाते मेरे नहीं है। मैंने सोशल मीडिया साइट एक्स पे लिखा था कि लोग अगर आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी। तो उसमें सबसे पहला सवाल जो यही आया है कि प्रोफेसर साहब को अगर नौकरी वापस मिल जाए विद प्रमोशन तो क्या वापसी कर लेंगे अभी जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के? बड़ा रोचक है। पहले तो शुक्रिया अनिल दा कि मतलब आपने ये नए तरीके की बातचीत का ये प्रयास किया है। नौकरी अगर करनी होती, जैसे मुख्य मकसद नौकरी होता, तो बिहार में जहाँ मैं बैठा हूँ पटना में, हम लोग यहाँ का एक विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, उस समय मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट यहाँ हो गया था। लेकिन तब मेरा मन था कि मैं डीयू में परमानेंट हूँ, क्योंकि मैं डीयू में प्रोफेसर था, असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पे। मेरा कॉलेज बहुत शानदार कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। तो उस कॉलेज के इंटरव्यू 14 साल में वहाँ कोई इंटरव्यू ही नहीं हुआ। होना तो 2010 में ही मुझे परमानेंट हो जाना चाहिए था। लेकिन 14 साल जिस कॉलेज में पढ़ाया, उसके पहले हर कॉलेज में जहाँ जहाँ हिंदी का इंटरव्यू हुआ, सब जगह मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने नौकरी नहीं दी। और जहाँ मैं पढ़ा रहा था वो आखिरी इंटरव्यू मैंने मन बना लिया था कि अगर मुझे नौकरी लेनी होगी तो मेरी ज़िद है कि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाया, जिस कॉलेज ने मुझे बनाया, वहीं परमानेंट हूँ। जब मौका मिला, 100 में 96 स्कोर वाले को आप निकाल रहे हो, गोल्ड मेडलिस्ट को निकाल रहे हो, बाकी सबको परमानेंट कर दे रहे हो वहीं पे, तो अब फिर जैसे लगता है कि अपमान है, ये मेरिट से नहीं हो रहा, ये अपमान किया गया कि तुम्हें नौकरी नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। तो अब फिलहाल नौकरी अब सवाल मेरे लिए रहा नहीं। अब नौकरी से बड़ी कुछ चीज़ें करेंगे। बाद का भविष्य क्या है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल नौकरी के लिए अब नहीं सोच रहा हूँ। एक सवाल ये भी आया है कि आपको एक्चुअली नौकरी करनी ही नहीं थी और आप के दिमाग में पॉलिटिक्स चल रही थी, इसलिए आप इस तरह की बातें करते थे और जिस तरह की आपकी विचारधारा है, तो लोग कह रहे हैं कि आप पहले से ही पॉलिटिक्स करना चाहते थे, पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, इसलिए आप शिक्षा के इतर ये सब तमाम चीज़ें करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी सवाल है, जिसने पूछा है बहुत शुक्रिया उसको। जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर ही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, खेत खलिहान से निकल कर अपनी पीढ़ियों का पहला आदमी रहा हो, उसको इतना तो पता चल जाता है, राजनीति इतनी उसे समझ में आ जाती है कि राजनीति करने के लिए भी पहले एक पक्की नौकरी की ज़रूरत होती है। और इतनी चालाकी या इसको धूर्तता कह लें तो हमको भी आती है। अगर 14 साल पढ़ाया, जब गया तब तो राजनीति करता नहीं था। पिछले 4-5 साल से मैं राजनीतिक भी नहीं, आज तक तो कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। पता नहीं उसी विश्वविद्यालय में रह करके लोग कौन कौन सा चुनाव लड़े हैं, आज भी राजनीति करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर संघ विचारक बन करके टीवी पर बैठकर रोज जहर फैलाते हैं, वो भी प्रोफेसर, राजनीतिक विश्लेषक संघ विचारक बन करके इतना जहरीला बोलते हैं कि उतना कोई बीजेपी का आदमी ना बोल पाए।
मेरे लिए वो ज़्यादा आसान था कि नहीं, पहले मैं परमानेंट हो जाता और उसके बाद फिर जहर फैलाने का काम करता या अपने ढंग की राजनीति करता। राजनीति करने का मतलब क्या है? पहली बात ये कि अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो राजनीति कौन सी मैं कर रहा था? विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ऑटोनॉमस होता है, वो ऑटोनॉमस बॉडी का प्रोफेसर है, वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता है। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि समाज बेहतर बने, इसके लिए वो अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी करे। मेरी टिप्पणी में अगर कोई गैर कानूनी या प्रोफेसर होने के रास्ते में बाधा होता है तो मुझे नोटिस मिलती कि भाई प्रोफेसर साहब आप क्लास नहीं ले रहे, तो निकाल देते पहले ही। क्लासरूम में 5 मिनट पहले एंट्री करने वाला मैं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पीछे जासूस लगे हैं, मेरे क्लासरूम में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो क्लासरूम में मुझे क्या करना था, प्रोफेसर के समय क्या करना था, इसका एक मौका मैंने कभी नहीं दिया। तो मेरे खिलाफ एक कंप्लेन नहीं है। पॉइंट नंबर 1, मैं जब प्रोफेसर रहा, तो अब विद्यार्थी बताएंगे मेरे कि मैं कैसा प्रोफेसर रहा, तो उसमें राजनीति कहीं बाधा नहीं आई। अगर मुझे परमानेंट नहीं होना होता तो मैं अपने कॉलेज का इंटरव्यू भी नहीं देता, मैं नौकरी छोड़ देता। तब आप ये कहते कि नौकरी नहीं करनी थी। नौकरी बचाने के लिए आपने प्रयास पूरा किया। मैंने हर वो काम किया जो उस नौकरी की पात्रता के लिए ज़रूरी था, लेकिन एक काम नहीं किया कि आजकल जिसकी सरकार है, जिसकी विचारधारा, उसकी गुलाम बन जाओ, शाखा चले जाओ। शाखा नहीं गया, जितने शाखा चले गए उसमें से सारे परमानेंट हो गए। अगर क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन में शाखा जाना कोई शर्त लिखी नहीं है। एमए है, पीएचडी है, नेट है, रिसर्च पेपर होने चाहिए, किताब होनी चाहिए, सब तो मेरे पास है। परमानेंट कर देते मुझको और मेरी राजनीति को ख़त्म कर देते। हाँ सही, बांध देते बेड़ियों में, बेड़ियों में बांध देते। तो ये बचकानी बात है। मुझे लग रहा है कि जो तकनीकी पहलू नहीं जानता वो ये बात कहता है, और जो राजनीति नहीं समझता वो ये बात करता है। एक सवाल और आया है कि आप मतलब अग्निवीर प्रोफेसर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग उस समय में जब ये अग्निवीर आया था तो हमने एक शब्द इजाद किया था, कलमवीर, एडहॉक टीचर। मैं तो एडहॉक ही था ना, मैं तो सबको बताता हूँ, मैं प्रोफेसर भी नहीं था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस था। तो उसका मतलब ही ये है, 4-4 महीने का लेटर, मेरे पास 40 लेटर हैं। जब वही कॉलेज मुझे रिन्यू करते जा रहा है, मैं राजनीति हर 4 महीने पे, हर 4 महीने पे 40-42 लेटर हैं, 14 साल हो गए। अग्निवीर तो 4 साल पे 4 साल पे होता, हम 4 महीने पे होते थे। जब अगर मैं मान लीजिए राजनीति करता, मैं कोई कानून तोड़ता, कोई नियम तोड़ता यूजीसी का, तो मुझे कॉलेज से हटा दिया गया होता। मुझे इंटरव्यू करके, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं करके किसी आरएसएस के आदमी को भर दिया। तो ये है प्रक्रिया। तो मुझे लग रहा है कि अग्निवीर, कलमवीर वही है। और अब ये आखिरी बैच है जिसमें से परमानेंट प्रोफेसर हो रहे हैं। अब पूरी शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही किसी अग्निवीर या कलमवीर से चलेगी। तमाम लोग जो आपके आलोचक हैं या जो आपकी विचारधारा को नहीं पसंद करते, वो कहते हैं कि आपका काम पढ़ाना था बच्चों को, तो आप पढ़ाने के समय फिर ये नेतागिरी की बातें उनको, हालांकि आप कहते हैं आप सामाजिक विचारधारा की बात करते हैं, समझ नहीं आएगी, लेकिन कहते हैं आप नेतागिरी क्यों करने लगे पढ़ाई छोड़ के? फिर से कह रहा हूँ, इसका 2 जवाब। पहला, जो अभी थोड़ी देर पहले दिया, एक आरएसएस का बंदा मेरे विश्वविद्यालय के कुलपति का, आप कहिएगा तो फोटो भेजूंगा, जय श्री राम का झंडा लगा करके कुलपति हो सकता है कोई, हवन कराए विश्वविद्यालय में, वो विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल हो सकता है। मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज का प्रिंसिपल आरएसएस की टीचर विंग का दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हो सकता है, फिर भी वो प्रिंसिपल है। मेरे कॉलेज में शाखा लगाने वाले प्रोफेसर हो सकते हैं। मेरे एडहॉक जितने शाखा में चले गए, दंडवत हो गए आरएसएस के, सब परमानेंट हो गए। तो विश्वविद्यालय में एक विचारधारा के लोग थे, और जो आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस से सवाल करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, संविधान की बात करता है, वो क्यों प्रोफेसर नहीं हो सकता? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि प्रोफेसर का काम क्या है? प्रोफेसर का मैं फिर से कह रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर सरकारी मुलाजिम नहीं होता। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर राज्यसभा के सांसद हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्ट्री तब हुआ करती थी। सही है। ये मनमोहन सिंह प्रोफेसर थे। तो अब प्रोफेसर क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस करता है। जोशी जी से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं यादव जी अपने आप को? जोशी जी कुछ भी कर सकते हैं, यादव जी को तो किताब ही पढ़ानी पड़ेगी ना। हाँ, ये बात। मैं जैसे जैसे आरएसएस वाला कुछ भी करे, दिल्ली विश्वविद्यालय में शाखा लगाए, दिल्ली विश्वविद्यालय में धार्मिक कार्यक्रम करे, लेकिन वो जायज़ है। लेकिन कोई संविधान की बात कर दे दिल्ली विश्वविद्यालय का, लक्ष्मण यादव, वो भाई प्रोफेसर नहीं करेगा, वो नेतागिरी कर रहा है। और वो आरएसएस वाला क्या कर रहा है? वो तो राष्ट्र हित की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि आप मतलब छोड़िए इसको, दूसरा सवाल लेते हैं। नहीं, कुल मिला के यही है। अब सवाल बड़ा जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा किया सवाल पूछा। ये एक चश्मा है
अगर मैं एक प्रोफेसर की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा होता तो मेरा कॉलेज मुझे सो कॉज नोटिस देता। मैं क्लास में अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहा होता तो मेरे विद्यार्थी कंप्लेन करते। तो कितना इजी था, आप भी शाखा में चले जाते हैं, यूं वाला जो पता नहीं ऐसे कुछ करते हैं, ऐसा कर लेते हो तो परमानेंट हो जाते हैं, 1-2 लाख रुपए सैलरी मिलती, जिंदगी आराम से कट जाती है। वही ये तो मेरे लिए आसान था। मुझसे ये कहा गया 2-3 साल पहले, ये कर दिया गया कि देखो तुम्हारे में सब मेरिट है, तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तुम सबसे ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस तुम्हारा। मैं अपने कॉलेज का सबसे पुराना एडहॉक था, मेरे अधिकांश कॉलेज के एडहॉक परमानेंट हो गए, तुम भी हो जाते। तो हमें जाना भी नहीं था शाखा में। हमारे लिए ये शर्त रखी, कुछ मित्रों ने ही ये सलाह दी जो आरएसएस में थे, तुम बस चुप हो जाओ, तुम गलत को गलत मत कहो, तुम किसी से सवाल मत पूछो, इतने में हम तुमको परमानेंट करवा लेंगे, हम तुम्हारे हितैषी हैं। कोर्स की किताब खाली पढ़ो बस चुप रहो, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहो, किसी के खिलाफ कोई सवाल न पूछो। यूजीसी क्या नियम बदल रहा है, एडहॉक को हटाया जा रहा है, शिक्षा बेची जा रही है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, ये सब सवाल मत करो। इतना मेरे लिए आसान था। लेकिन वो क्या है ना कि अगर ये इतना ही करते तो हम तो सारी पात्रता रखते थे। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। बहुत सही। तो एक एक्स पे ये कि पंडित जी का सवाल है कि आप घोर जातिवादी हो और ब्राह्मणों को गाली देते हो। पंडित जी अगर कोई एक प्रमाण दे दें जिसमें मैंने किसी ब्राह्मण के खिलाफ एक शब्द कहा हो तो मैं उनके पांडित्य का मतलब एकदम मैं चाहूँगा बिना शाखा में गए वो आरएसएस प्रमुख बन जाएं। पंडित तो ही है, आरएसएस आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं। अगर एक प्रमाण वो दे दे, एक शब्द एक वाक्य, मैं इतना भाषण मेरा है, लाखों लोगों ने देखा है, हजारों भाषण मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, एक शब्द एक वाक्य जो ब्राह्मणों के विरोध में मैंने आज तक बोला। अब क्या है ना कि मैं अगर ये बात कह दूं कि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 डिग्री कॉलेज हैं, 100 साल से ज़्यादा दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, एक भी कुलपति कभी नहीं हुआ। आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक भी डिग्री कॉलेज में कोई SC ST OBC मुसलमान प्रिंसिपल नहीं है। तो ये और एक जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो हम उस जाति के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि बाकी जाति वाले क्यों नहीं हैं। नहीं तो अभी किसी की प्लेट में 10 पूड़ी रखी हुई है, उसमें से आप 2-4 पूड़ी निकालना चाहते हैं तो हो गए ना उसके विरोधी आप। ना, हम तो कह रहे हैं खाली प्लेट में पूड़ी क्यों नहीं है। अगर उसको लगता है कि वो खाली प्लेट वाली पूड़ी वो कब्जाए है तो भाई अब फिर तुम समझदार को इशारा काफी। हमें खाली प्लेट दिख रही है, हमें ये दिख रहा है कि गैर बराबरी इस समाज में है। हम जाति व्यवस्था में ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हम गैर बराबरी के खिलाफ। तो उनके वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं तो हो गए ना उनके विरोधी फिर तो। इसको वो अगर वो गैर वाजिब वर्चस्व है, उनका अमानवीय वर्चस्व है, संसाधनों पर अवैध कब्जा है, तो फिर तो कब्जा तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक कोई जो गुलाम है वो गुलाम रहेगा तो कब्जा बनाए रखो। जिस दिन जाग गया तो सवाल तो पूछेगा कि मेरे हिस्से का हक कहाँ है। और एक और पंडित जी का ही सवाल है कि आप बार बार इस कहावत का बहुत प्रयोग करते हैं कि अहिर गलेरिया कुर्मी चोर पकड़ के सारे टंगरी तोड़, तो कह रहे हैं कि ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये आपकी मनगढ़ंत कहावत है। अच्छा, मतलब अहिरों ने ही अपने लिए गाली बना ली है ना, कहीं लिखा हुआ तो पूछ रहे इसका सोर्स कहाँ है। सोर्स, कहावतों का सोर्स कौन सा होता है? लोक कहावतें, लोक की गालियां। जैसे जितनी गालियां हम महिला विरोधी गालियां देते रहते हैं, हर गाली महिला विरोधी है, पुरुष देता है। मतलब अगर आपसे हम झगड़ा हो जाए और हम आपको गाली दें तो माँ और बहन की गाली देते हैं। सोर्स कहीं नहीं उसका, सोर्स कहीं नहीं। किसी किताब में लिखा है कोई गाली का? वो तो बिल्कुल कोई चुटकुला लिखा है? कोई बुद्धि किसकी 12 बजे घुटने में होती है नहीं होती है, किस किताब में लिखा है? लेकिन नहीं दिया गया क्या? कर्पूरी ठाकुर को माँ बहन की गाली नहीं दी? ये सब कहाँ होते हैं, अनपढ़ भी जानता है। कौन नहीं जानता? अरे प्रयोग करते हैं गाँव में। दलित समाज की जातियों को लेकर के गाली देते हैं। तुम, मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ सही है। किस किताब में लिखी है? तो क्या खत्म हो गया? वो नहीं है समाज में, तो दिमाग में छपी हुई लोग। मतलब आप कल्पना करिए कि ये सवाल मतलब पता नहीं उन्हीं लोगों के मन में क्यों आता है, क्योंकि उनको शायद कोई गाली नहीं मिली, उनका नालायक व्यक्ति भी है तो पूजनीय है, सकल गुणहीना है तो भी पूजनीय है, और जो सकल गुणवान है उससे तुम प्रूफ मांग रहे हो। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि आप कहते हैं आप पाखंडवाद के विरोधी हैं और बहुत ज़्यादा गॉड, ईश्वर या तमाम जो शक्तियाँ हैं इन पे आप यकीन नहीं करते हैं। आप शायद आपकी बातों से यही लगता है। तो एक ने पूछा है कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं मानते तो भगवान कृष्ण को मानते हैं कि नहीं? देखिए, हम क्या कहते हैं कि मैं मुझसे अगर आप कहें तो मैं कबीर को मानता हूँ। कबीर कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। एक अगर आप इसे अध्यात्म कह लें, संतों गुरुओं ने इस देश के एक आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति, कुदरत, उसमें जो कोई ऐसी अगर ताकत है जो कबीर वाली ताकत है, जो रविदास की है, जो नानक के हैं, गुरु नानक, बुल्ले शाह, बाबा फरीद,
ये जो परंपरा है, मैं उस परंपरा में अपने को कहीं पाता हूँ। अब इसे आप आस्तिक कहिए, नास्तिक कहिए, मुझे नहीं पता। मैं उस परंपरा में पाता हूँ कि जो कुछ है वो आपके भीतर है, कोई आध्यात्मिक ताकत है तो वो आपके भीतर है, उसके लिए किसी पाखंड की जरूरत नहीं। इसलिए मैं घोर विरोधी हूँ पाखंड का, अंधविश्वास का। मैं रोटी में गोबर लगा के नहीं खा सकता, हलवा खाने को कहूँगा समाज को। कैंची हवा में चला के पथरी का ऑपरेशन तो करूँगा नहीं। पर्चा बनाने में मुझे कोई यकीन नहीं। आपको गौमूत्र के उसके ताकत का अंदाजा नहीं है? हाँ, मेरे जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एको प्रोफेसर गौमूत्र नहीं पीता। हालांकि पिलवानी में बहुत सारे लगे हुए हैं कि गांव का गरीब आदमी गौमूत्र पिए। अरे उसमें मतलब बड़ी ताकत होती है, प्रोटीन हाँ, विटामिन सब होता है। तब मैकडोनाल्ड या पिज्जा वाले को गोबर ओबर मिलाना सीखना चाहिए। अच्छा, बाकी दुनिया वालों को नहीं पता है गोबर में इतनी ताकत है। विश्व गुरु हम हैं, वो कैसे जानेंगे? हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, किस चीज़ में विश्व गुरु हैं? मतलब बहुत सी चीज़ों में है। हाँ, नहीं, बहुत सही है, सही बात है। अच्छा, एक और है, जी। अगला सवाल ले लेते हैं कि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? सामाजिक या राजनीतिक कोई भी हो। मैं सबसे बड़ी चुनौती ये मानता हूँ कि लोगों को अनपढ़ बनाने की एक साजिश की जा रही है, शिक्षा बर्बाद करके, कलम और किताब बेच करके, गरीब कमज़ोर मजलूम के हाथ से शिक्षा छीन करके पाखंड अंधविश्वास में बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा चेतना देती है, विवेक देती है, समझदारी देती है। जब कोई पीढ़ी ही समझदार नहीं होगी, सही गलत का फ़र्क भूल जाएगी, वो पहचान नहीं पाएगी कि उसका शत्रु कौन है, मित्र कौन है, तो आने वाली पीढ़ियाँ संकट में आ जाएंगी। ये सबसे बड़ा संकट है। एक सवाल और आप पे आरोप है कि आप बहुजन वर्सेस फॉरवर्ड करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो देश को जोड़ना चाहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, आप लोग बांट रहे हो। मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। बांटा उन लोगों ने जिन्होंने जातियों में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को माँ बहन की गाली देने वाला, जबकि मुख्यमंत्री थे। ये बिहार में जहाँ हम लोग बैठे हैं पटना में, यहाँ मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल। तो बीपी मंडल मुख्यमंत्री थे तो गंगा में ट्रांसपोर्टेशन से आग लग गई, तेल रिस रहा था। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के बिहार की विधानसभा में बोलता है कि शूद्र जब मुख्यमंत्री बन जाएगा तो ये इतना बड़ा पाप है कि गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। मैं वो कौन बांटा था? अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, घर धुलवाया। राम नरेश यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको राम नरेश वापस जाओ भैंस चराओ। किसी मुसलमान ने ये गाली दी थी? बांटा कौन? बांटा है इस देश की जाति व्यवस्था ने, बांटा है गरीब अमीर के नाम पे, बांटा है शिक्षित अशिक्षित के नाम पे। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि सब और कमजोर की बात करना, ये मेरा नैतिक न्याय का सिद्धांत कहता है। जो कमजोर है मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ, जो वंचित है, जो शोषित है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ। मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं जो अपराधी है उसके खिलाफ, जिसके ऊपर अपराध हो रहा है, मैं उसके पक्ष में खड़ा हूँ। ये मेरा पक्ष है। हालांकि सवाल तो बहुत से हैं, दो जारी लेते हैं। एक और पंडित जी कह रहे हैं कि आप फर्जी और झूठी बातें फैलाते हैं। पंडित जी को प्रमाण देना चाहिए, वो सही बात साबित करके मुझे गलत साबित कर दे। खुली चुनौती, 2-4 लाख इनाम दे दूंगा चंदा जुटोर के। एक बात मेरी आज तक की कोई गलत, बिना तथ्य के और किसी ब्राह्मण के विरोध में एक शब्द मैंने बोला हो, एक बात मेरी तथ्यात्मक रूप से गलत हो, तो मैं उनको 5 लाख रुपया चंदा बटोर के दान करूंगा, दक्षिणा दूंगा। अच्छा, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि आपका पॉलिटिकल एम है, तो लोग पूछ रहे हैं चुनाव कहाँ से लड़ेंगे अगर आप लड़ना मिला, जिला आजमगढ़ से या कहीं और से? डॉक्टर लोहिया कहते थे अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। तो आधी राजनीति तो मैं कर रहा हूँ। वो राजनीति है सच और न्याय की राजनीति, संविधान की राजनीति, और बिना चुनाव लड़े। आज तक अभी जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, लेकिन चुनाव लड़ने से कोई परहेज नहीं है। समय, परिस्थितियाँ जहाँ ले जाएंगी, अगर उस तरह की कोई जिम्मेदारी बनेगी, कोई अगर रास्ता बनेगा, तो मैं जरूर उसमें शामिल हूँ। अच्छा, आप शिक्षाविद भी रहे हैं, तो अब ये बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि ये क्या पागलपन सवार हो गया, विदेश जा रहे हैं सब पढ़ने के लिए, जब देश में बेहतरीन शिक्षा मौजूद है। हालांकि उनकी बेटी खुद अमेरिका से ग्रेजुएट है। वही मैं, उसका जवाब यही है। राजनाथ सिंह के बेटे बेटी कहाँ पढ़ाई किए? गुरुकुल में किए क्या? राजनाथ सिंह मैकाले की शिक्षा का विरोध कर रहे थे। ये वो देश है जिसमें फूले और सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले स्कूल खोले तो पत्थर मारा गया, अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। विदेश पढ़ने, और विश्वविद्यालय नाम ही विश्वविद्यालय, ग्लोबल नॉलेज का। नई शिक्षा नीति यही बीजेपी सरकार बनाई है, और वो कह रही है कि यहाँ के बच्चों को विदेश भेजेंगे और विदेश का कैंपस यहाँ खोलेंगे। पॉलिसी बना रहे हो ग्लोबल एजुकेशन की, अनपढ़ लोगों को समझा रहे हो कि विदेश मत भेजो, गुरुकुल भेजो। ये जितने बीजेपी के नेता हैं, इन सब के अगर वो सक्षम हैं और जागरूक हैं, अपने बेटा बेटी को या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजे हैं या विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को दंगे में झोंक रहे हैं, तो इनसे बचें भैया।
अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, महंगी शिक्षा दें, वो एकदम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएं, ऐसे पाखंडियों से बचें। क्योंकि आप देश के गृह मंत्री नहीं हैं कि बिना बैट बल्ला पकड़े आप जय शाह को बीसीसीआई का चेयरमैन और उसके बाद आईसीसी का चेयरमैन बनवाने में सक्षम है। गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, इन पाखंडियों के चक्कर मत पड़िए। अब खत्म करते हैं, आखिरी के 2 सवाल। आप राहुल गांधी की वो भी जान गए हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी जानते हैं, वो जाति जनगणना और बहुजन की बात आजकल करने लगे हैं। अखिलेश यादव को भी आप अच्छे से जानते हैं। दोनों में बहुजनों का बेस्ट लीडर कौन है? पता नहीं, तुलना करना मुझे मुनासिब नहीं लगता, दोनों की अपनी भूमिका है। ये अपना बहुजनों की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर कौन समझता है? मुझे लग रहा है कि भाषा में अगर देखें, वक्तव्यों में देखें, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों में एक ईमानदारी, विचारधारा की स्पष्टता दिखती है। लेकिन विचार के लिहाज से अगर कहूँ मैं, तो कांग्रेस पार्टी को अभी अपनी ईमानदारी साबित करना बचा है। राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को अभी वो साबित करना बचा है कि वो कितनी बहुजनों के सवालों पर ईमानदार है, क्योंकि अतीत में कई गलतियां हुई हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी विचारधारा से भी सांप्रदायिकता विरोधी, सामाजिक न्याय की पार्टी रही है। लगातार वो आरक्षण, सामाजिक न्याय, बहुजन हितैषी कई फैसले उन्होंने लिए हैं। और आज की तारीख में अखिलेश यादव अपनी विचारधारा के साथ, पीडीए के साथ, मुझे लग रहा है कि एक कदम आगे है। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुलना मैं दोनों नेताओं की नहीं कर रहा हूँ, दोनों की अपनी भूमिका है, अपना कद है। लेकिन कई लिहाज से अखिलेश यादव ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ईमानदार कोशिश करते हुए, बड़े स्वप्न के साथ, सामाजिक न्याय में, समाजवाद में डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया को जोड़ करके एक बेहतर स्वप्न देख रहे हैं। अगर इसी दिशा में वो आगे बढ़ते रहे तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय की एक उम्मीद। एक आखिरी सवाल। मोदी जी ओबीसी हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, धारा 370 उन्होंने हटा दिया और विश्व में डंका बज रहा है, पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प उनके दोस्त हैं। तो क्या समस्या है आप लोगों को कि एक पिछड़ी जात का नेता इतना चमत्कार कर रहा है? तो कैसे देखते हैं उनके व्यक्तित्व को? कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों को दिखाकर जंगल को समझाया जाता है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि उसमें लगी लकड़ी तुम्हारी ही बीच की तो है। जाति का, हम लोग जातिवादी क्यों नहीं है, तमाम लोगों को एकदम स्पष्ट कर दें। हम जाति देख करके आज तक मोहन यादव के समर्थन में एक लाइन नहीं बोले। भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के नेता हैं, उनके समर्थन में हम एक लाइन कभी नहीं बोले। हम उनके विरोध में खड़े हैं, हम मोहन यादव के विरोध में खड़े हैं, हम भूपेंद्र यादव के विरोध में खड़े हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा गलत है। वो सामाजिक न्याय की विचारधारा नहीं है, वो समाजवाद की, न्याय और समता की विचारधारा नहीं है। हम विचारधारा की बात करते हैं। हम डॉक्टर लोहिया को अपना नेता मानते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह को अपना नेता मानते हैं, हम राहुल सांकृत्यायन को अपना विचारक मानते हैं। ये हमारा विचार है। तो इसका मतलब अगर मोदी जी ओबीसी होने से हम उनका साथ देने लगे तो इसमें तो फिर झोल हो जाएगा कि वो मंडल कमीशन की आज तक बात नहीं की है, जाति जनगणना के विरोधी है मोदी जी, आज तक ओबीसी के हक में कोई फैसला नहीं किया और उनके रहते ओबीसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। तो हम जाति देखकर न समर्थन करते न विरोध करते, विचारधारा देख करके हम समर्थन विरोध करते हैं। हमारा विरोध किसी नरेंद्र मोदी से नहीं है, आरएसएस और दक्षिणपंथी उस विचार से है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ सौंपना चाहता है। हम न्याय और समता वाले मुट्ठी खोलना चाहते हैं ताकि सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए और जनता के सवाल थे मेरे लिए, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने ईमानदारी से जवाब दिया है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।